चल हट इधर से, कर्नल साहब की गाड़ी आ रही है अभी। ओ बुड्ढे, उठ यहाँ से अभी के अभी। ये तेरी जगह नहीं है, चल हट यहाँ से। चुप, बिल्कुल चुप। क्या तुम लोग जानते हो कि ये कौन है जिन पर तुम चिल्ला रहे हो? सर, जय हिंद सर। रेलवे टर्मिनल के बाहर हमेशा की तरह अफरा तफरी मची थी। बसों के हॉर्न चीख रहे थे, ऑटो ड्राइवर सवारियों को आवाज लगा रहे थे। चाय की दुकानों से उठती भाप ठंडी हवा में मिल रही थी। प्लेटफॉर्म की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। वहीं टिकट खिड़की से कुछ दूर टूटी सीढ़ियों के पास जमीन पर एक आदमी बैठा था। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और दाढ़ी उलझी हुई थी। उसके कांपते हाथों में एक पुराना जंग लगा हुआ मेडल था। लोग आते जाते उसकी तरफ सिक्के उछाल देते थे। कोई उसे पागल कहता तो कोई सिर झटक कर आगे बढ़ जाता। तभी दूर से किसी शादी की बैंड पार्टी की धुन सुनाई दी। वह आदमी अचानक उठकर सीधा खड़ा हो गया। उसने कंधे पीछे किए और छाती बाहर निकाली। उसकी आंखें सामने टिक गईं, जैसे अब भी बदन पर फौजी वर्दी हो। उसकी यादों में 15 साल पुराना मंजर ताजा हो गया। उसे याद आया कि कैसे वह अपनी पत्नी मीरा से बात करता था। मीरा उसे कहती थी कि समीर, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? और वह जवाब देता था कि अगली बार देखने की गारंटी नहीं होती। यह यादें उसके दिमाग में चल ही रही थीं कि तभी सीन बदला। स्टेशन के बाहर वही औरत अब सूट पहने चल रही थी। वह मीरा थी जो भीड़ में रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र उस कोने में बैठे भिखारी पर पड़ी। उसने बस एक पल के लिए उसे देखा। वह उसे पहचान नहीं पाई और मुंह फेर कर चली गई। समीर के हाथ कांप गए और मेडल जमीन पर गिर गया। उसने बुदबुदाया कि मीरा, मैं यहीं हूं, मगर आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक वहां एक हरे रंग की सेना की जीप आकर रुकी। उसमें से एक ऊंचा अफसर उतरा जिसकी नजर सीधे उस भिखारी पर टिक गई। वह भिखारी जिस तरह खड़ा था वैसा कोई आम आदमी नहीं खड़ा होता। जीप से उतरे अफसर का नाम ब्रिगेडियर देव मल्होत्रा था। ब्रिगेडियर देव ने धीरे से कदम बढ़ाए। उसने देखा कि भिखारी के कपड़े फटे हैं, मगर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। देव ने कड़क आवाज में पूछा, नाम क्या है? समीर ने ऊपर देखा और कुछ पल घूरता रहा। फिर उसने जवाब दिया। कैप्टन देव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने फिर पूछा, पूरा नाम बताओ। समीर का हाथ अपने मेडल पर गया। उसने कहा, कैप्टन समीर चौहान देव। की सांस तेज हो गई क्योंकि यह नाम वह भूल नहीं सकता था। कश्मीर की घाटी और बर्फ से ढके मोर्चे उसे याद आ गए। वह तब मेजर था और सामने सबसे आगे कैप्टन समीर चौहान था। उस रात हमला हुआ था और समीर को गोली लगी थी। सुबह तक समीर का शव नहीं मिला था। देव ने कांपती आवाज में पूछा, यूनिट कौन सी थी? समीर ने जवाब दिया, 7वीं। देव ने कोड पूछा तो समीर बोला, त्रिशूल। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। देव झुक गया और बोला, तुम मरे नहीं थे? समीर ने धीरे से कहा, मर जाना आसान था सर। देव ने पूछा, तो तुम जिंदा कैसे हो? समीर ने कहा कि बर्फ और चीखें मत पूछिए। समीर को जीप में बैठाया गया। समीर की नजर फिर मीरा पर गई जो टैक्सी रोक रही थी। उसने कहा कि वह खुश है। उसे मत बताओ। देव ने हेडक्वार्टर फोन मिलाया और कहा, मेरे सामने कैप्टन समीर चौहान है। उधर से सन्नाटा छा गया और जवाब मिला कि वह फाइल गोपनीय थी। आधिकारिक तौर पर वे कभी मिले ही नहीं थे। देव को गुस्सा आ गया। समीर ने कहा कि अगर मैं जिंदा माना गया तो मेरी पत्नी को सच बता दीजिए। मैं खुद सामने नहीं आ सकता क्योंकि जिसने हमें उस रात फंसाया था वो अब भी वर्दी में है। जीप पहाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। देव ने पूछा, शुरू से बताओ। समीर ने कहा, हम 5 थे और ऑपरेशन त्रिशूल पर थे। मेजर फैजल टीम लीडर था। रेडियो पर आदेश आया और मैंने रोका, पर रास्ता बदला गया। चारों तरफ से हमला हुआ और 2 जवान गिर गए। मैंने कवर दिया और तभी पीछे से गोली लगी। मैं खाई में गिर गया और दुश्मन इलाके में पकड़ा गया। सालों तक पूछताछ और मार चली। जब छोड़ा गया तो दिमाग टूट चुका था। देव ने धीरे से कहा, इसका मतलब हमारे अंदर का आदमी गद्दार था। समीर ने कहा, हाँ सर, और वही चाहता था कि मैं कभी लौटूं ही नहीं। देव ने पूछा, फैजल अब कहाँ है? समीर ने बताया कि वह अब लेफ्टिनेंट जनरल बन चुका है। देव की मुट्ठी भींच गई। तभी दिल्ली से कॉल आया कि मामला गोपनीय है। देव ने फोन काट दिया और कहा,
अब असली जंग शुरू होगी। दिल्ली पहुंचते ही माहौल बदल चुका था। सेना मुख्यालय की ऊंची इमारतों के बाहर पहरेदारों की संख्या दोगुनी थी। ब्रिगेडियर देव की जीप जैसे ही अंदर दाखिल हुई, संतरी ने सलामी दी, मगर संतरी की नजर व्हील चेयर पर बैठे समीर चौहान पर टिक गई। समीर को एक बंद कमरे में ले जाया गया। वहां मेज के चारों ओर 3 वरिष्ठ अफसर बैठे थे। देव ने सलामी देकर कहा, सर, कैप्टन। समीर चौहान सामने बैठे बुजुर्ग अफसर ने सिर झुकाकर उसे देखा। उसने कहा, यह तो 15 साल पहले शहीद घोषित किया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर सवालों की बौछार शुरू हुई। यूनिट और तारीख से लेकर रेडियो चैनल तक सब पूछा गया। समीर ने हर विवरण और हर धमाके की जानकारी दी। अंत में उसने वही बात दोहराई कि सर, गोली पीछे से आई थी। उसने कहा कि मेजर फैजल ने रास्ता बदला था। यह नाम कमरे में पत्थर की तरह गिरा। देव ने कहा, अगर वह सही है तो हम 15 साल से एक झूठ पर खड़े हैं। बाहर निकलते हुए समीर ने दीवार पर टंगे पदकों को देखा। उसने देव से कहा, सर, यह सब मुझे क्यों दिया जा रहा है जब मेरी जिंदगी ही वापस नहीं मिल सकती। उसी शाम मीरा को फिर बुलाया गया। इस बार सेना की गाड़ी खुद उसे लेने आई थी। रास्ते भर उसके हाथ कांपते रहे। अस्पताल के कमरे के बाहर वह कुछ देर रुकी। फिर दरवाजा खुला और देव बाहर आया। उसने कहा, आप अकेले अंदर जाएं। मीरा ने सिर हिलाया और अंदर गई। समीर खिड़की के पास बैठा था और बाहर अंधेरा हो रहा था। उसने बिना पलटे कहा, मैंने कहा था मत आना। मीरा की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, मैं कैसे ना आती। मीरा ने पास जाकर कहा, मुझे लगा था तुम मर गए। समीर ने कहा, मैं रोज मरता रहा जंगलों में और जेल की दीवारों के बीच। मीरा रो पड़ी और पूछा, तुम वापस क्यों नहीं आए? समीर हंसा और बोला, क्योंकि जो मुझे मरवाना चाहता था वो जिंदा था। मीरा ने पूछा, और अब? समीर ने कहा, अब वो बहुत ऊपर है। उसी रात देव को एक गुप्त संदेश मिला। उसमें लिखा था कि उस आदमी को आगे मत बढ़ाओ, ये फाइल बंद हो चुकी है। अगले दिन समीर का कमरा बदला गया। पहरे दोगुने कर दिए गए और सीसीटीवी लगाए गए। फिर भी रात को किसी ने उसकी फाइल से 2 पन्ने निकाल लिए। देव गुस्से से भड़क उठा और कहा कि अंदर कोई गद्दार है। समीर ने थकी आवाज में जवाब दिया, मैं यही कह रहा था सर। उसी शाम एक अजनबी डॉक्टर बनकर अंदर घुसा। समीर ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वह तुरंत पहचान गया। ये वही खालीपन था जो उसने कैद खाने में देखा था। समीर ने पूछा, आप कौन हैं? आदमी रुका और अगले ही पल संतरी अंदर घुसा। वह आदमी वहां से भाग निकला। देव वहां पहुंचा और पूछा, ठीक हो? समीर ने सिर हिलाया और कहा, सर, वो मुझे चुप कराना चाहते हैं। देव की आंखें सख्त हो गईं और उसने कहा, इसका मतलब है कि तुम सच हो। उसी रात मीरा ने घर जाकर अपने पति को देखा। उसे पहली बार लगा कि अतीत सिर्फ मरा नहीं था बल्कि जिंदा लौट आया था। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां भाग रही थीं। कहीं किसी अंधेरे कमरे में जनरल फैजल बैठा था। उसने समीर की फोटो पर लाल निशान खींचा। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तो वो बच गया। 15 साल बाद किसी ने फाइल के ऊपर नया शब्द लिखा और वो था खतरा। अगली सुबह सूरज निकलते ही दिल्ली की हवा में अजीब बेचैनी थी। सेना मुख्यालय में फुसफुसाहटें थीं। ब्रिगेडियर देव को ऊपर से आदेश मिला कि पूछताछ सीमित रखी जाए। देव समझ गया कि वे हमें रोकना चाहते हैं। समीर व्हील चेयर पर बैठा अस्पताल के लॉन में झंडा देख रहा था। उसने देव से कहा, अगर कुछ हो जाए तो मीरा को बता देना कि मैंने कोशिश की थी। देव ने कहा, कुछ नहीं होगा। तभी एक जवान अंदर आया और बोला, सर, रेडियो लॉग्स की बैकअप कॉपी गायब है। देव हैरान रह गया क्योंकि सिस्टम एक्सेस सिर्फ 2 लोगों के पास था। समीर ने धीरे से कहा, कड़ी ऊपर तक जाती है। उसी शाम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तारीख तय हुई। बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई। लंबी मेज के चारों तरफ सीनियर अफसर बैठे थे। बीच में समीर और देव थे। तभी दरवाजा खुला और जनरल फैजल खान अंदर आया। सीने पर तमगे और चाल में आत्मविश्वास था। समीर के पेट में जैसे बर्फ जम गई। देव ने कहा, कार्रवाई शुरू की जाए। पुराने सैटेलाइट नक्शे और रेडियो फ्रीक्वेंसी चार्ट रखे गए। समीर ने विस्तार से उस रात का हर पल दोहराया। जनरल फैजल मुस्कुराया और बोला, यह एक भावनात्मक कहानी है, मगर सबूत कहां हैं? उसी पल एक अफसर खड़ा हुआ और बोला, सर, बैकअप डेटा उपलब्ध नहीं है। मीरा पीछे बैठी सब सुन रही थी। उसने अचानक खड़े होकर कहा, मेरे पास सबूत है। कमरे में हर सिर उसकी तरफ घूम गया। मीरा ने कांपती आवाज में कहा,
15 साल पहले सेना ने हमें एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी। वह टेप मेरे पति के पुराने बक्से में आज भी है। जनरल फैजल के चेहरे पर पहली बार शिकन आई। देव ने तुरंत आदेश दिया कि वो टेप मंगवाई जाए। घंटे भर बाद पुराना कैसेट प्लेयर चलाया गया। उसमें आवाज आई, अल्फा यूनिट रूट बदलो। समीर की आंखें फैल गईं और उसने कहा, यह वही आवाज है। देव ने तेजी से कहा, जनरल, यह आवाज आपकी है। जनरल फैजल ने कहा, नकल हो सकती है। तभी दरवाजा खुला और एक और अफसर अंदर घुसा। उसने बताया कि सर, मेजर आदित्य वर्मा जो उस मिशन में था, कल रात गायब हो गया। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। आदित्य वही था जिसने वर्षों पहले समीर को खाई में गिरते देखा था। जनरल फैजल ने ठंडे स्वर में कहा, बिना गवाह के हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। सुनवाई रोक दी गई। बाहर निकलते हुए देव ने कहा, वे सब मिटा रहे हैं। उसी रात देव को एक गुप्त कॉल आया। आवाज बदली हुई थी और कहा, अगर सच चाहिए तो सीमा रोड के पुराने वेयर हाउस में आओ। देव ने फोन काटा और समीर की तरफ देखा। समीर ने धीमी मुस्कान दी और कहा, सर, मैं 15 साल से तैयार हूं। रात गहरी हो चुकी थी। सीमा रोड का पुराना वेयर हाउस अंधेरे में डूबा खड़ा था। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी मार रही थी। ब्रिगेडियर देव ने कार रोकी और इंजन बंद किया। समीर व्हीलचेयर से उतरकर दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। दर्द चेहरे पर साफ था, मगर आंखों में आग थी। देव ने कहा, अगर ये जाल हुआ तो? समीर ने कहा, तो भी जाना जरूरी था सर। वे दोनों अंधेरे में आगे बढ़े। तभी छत से हल्की सी आवाज आई। टॉर्च की रोशनी पड़ी और ऊपर से एक दुबला आदमी उतर आया। वह कांपते हुए बोला, मैं आदित्य वर्मा हूं। देव ने राहत की सांस ली और कहा, तुम जिंदा हो। आदित्य ने जेब से पेन ड्राइव निकाली। उसने कहा, इसमें सब है, रेडियो लॉग्स और उस रात की रिपोर्ट। समीर के हाथ कांप गए। आदित्य ने कहा, हां, आदेश ऊपर से था। अचानक गोदाम के बाहर गाड़ियां आकर रुकीं। जनरल फैजल खान अपने हथियारबंद लोगों के साथ वहां आ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, बहुत नाटक कर लिया, अब फाइल मुझे दे दो। आदित्य पीछे हट गया और बोला, नहीं। फैजल मुस्कुराया और बोला, तो फिर वही होगा जो 15 साल पहले हुआ था। समीर दर्द के बावजूद सीधा खड़ा होकर आगे बढ़ा। उसने कहा, इस बार गोली पीछे से नहीं आएगी। एक सिपाही ने बंदूक उठाई, मगर देव ने उसे पकड़ लिया। गोली चली और कंटेनर से टकराकर चिंगारी उड़ी। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, मगर ड्राइव कसकर पकड़े रहा। तभी पुलिस के सायरन गूंज उठे। नीली लाल रोशनियां पूरे वेयर हाउस में फैल गईं। विशेष सैन्य पुलिस दस्ते अंदर घुस आए। फैजल पलटा, मगर रास्ता बंद था। देव ने दहाड़ा, हथियार नीचे रखो। फैजल की आंखों में पहली बार डर झलका और उसे हथकड़ी लगा दी गई। देव ने पेन ड्राइव उठाई और कहा, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अगले हफ्ते राजधानी में सुनवाई दोबारा शुरू हुई। इस बार हर स्क्रीन पर सबूत थे। जनरल फैजल की चुप्पी सबसे भारी सबूत बन गई। फैसला सुनाया गया और उसे आजीवन कारावास मिला। समीर ने आंखें बंद कर लीं, जैसे 15 साल का बोझ उतर गया हो। बाहर मीरा खड़ी थी। उसने पूछा, अब तुम क्या करोगे? समीर मुस्कुराया और बोला, अब बस जिंदा रहूंगा। कुछ महीने बाद राजपथ पर परेड थी। राष्ट्रपति ने समीर के सीने पर वीरता पदक सजाया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। समीर ने कांपते हाथ से सलामी दी। भीड़ में मीरा और उसका बच्चा खड़े थे। मीरा की आंखें नम थीं, मगर होठों पर सुकून था। समीर ने साबित कर दिया था कि कुछ सैनिक इतिहास में अमर होते हैं और कुछ लौटकर भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एरो स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।